हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल अफेयर 038 में आपका स्वागत है। आज हम आपको कोशिका के प्रकार बताएंगे, टाइप ऑफ सेल बताएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको कोशिका की खोज के बारे में बताया था। कोशिका की जानकारी किसने दी थी, किस प्रकार से हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका की परिभाषा हमने बता दी थी। आज हम कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लिखेंगे टाइप ऑफ सेल। क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। देखिए, कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कोशिका को अध्ययन के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन सा? एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक। क्या क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, ध्यान देंगे। हमने पिछले वीडियो में कोशिका की परिभाषा बता दी थी और हमने उसमें भी बताया था कि कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है अविकसित कोशिका, एक होती है विकसित कोशिका। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, हम इसी को क्या कह सकते हैं? अविकसित कोशिका भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अविकसित कोशिका। इसको हम क्या कहते हैं? अविकसित कोशिका। और इसको एक और नाम दिया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? विकसित कोशिका। क्या कहा जाता है? विकसित कोशिका। तो हमने कहा अध्ययन के अनुसार कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक यानी कि अविकसित कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक यानी कि क्या? विकसित कोशिका। ठीक है, अब हम एक प्रकार और देखते हैं। कोशिका को एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं प्रारंभिक कोशिका। क्या कहते हैं? प्रारंभिक कोशिका। अब यहाँ पर आपको कोशिका के तीन नाम मिल रहे हैं। इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के दो अन्य नाम और देखे गए हैं, अविकसित कोशिका और प्रारंभिक कोशिका। लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका की जगह पर एक और नाम बताया गया है, विकसित कोशिका। पहले हम समझते हैं कि ये शब्द है क्या। देखिए, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में एक शब्द है प्रो। क्या लिखा गया है? प्रो। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रो। प्रो का मतलब होता है पूर्व। क्या मतलब होता है प्रो का? पूर्व। पूर्व का मतलब पहले। यानी कि इस धरती पर जब जीवों की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहली बार या सबसे पुरानी कोशिकाओं को अगर वर्तमान के आधार पर देखें तो कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका हुआ करती थी। ठीक है, कौन सी कोशिका थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। अब बात करते हैं कि इसे अविकसित क्यों कहा गया। अविकसित कहने का मतलब है कि ये कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी, इनमें संरचना का अभाव हुआ करता था। अभी जैसे कि कोई भी जीव है, या हम कह दें विषाणु है, विषाणु, या क्या लेंगे हम? जीवाणु ले लें, नीली हरी शैवाल ले लेते हैं, नीली हरी शैवाल। तो ये जो सभी जीव हैं, ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में शामिल होते हैं। यानी कि इन जीवों का क्या होता है? पूरी तरीके से विकास नहीं होता। तभी हम इनको सूक्ष्म आंखों से, इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, नग्न आंखों से हम इन्हें नहीं देख सकते। कारण यही है कि इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जा रही है। यानी कि जब धरती पर जीवों की उत्पत्ति हुई थी, जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई थी, तो बहुत ही छोटे छोटे जीव पनप रहे थे। जैसे पानी था, पानी में क्या होते थे? शैवाल होते थे। और यही शैवाल या काई जो होते थे, यही क्या किए, जब धीरे धीरे बढ़ना शुरू किए तो वहाँ पर जीवाणु विषाणुओं का भी निर्माण हो गया। और जीवाणु विषाणुओं का जब निर्माण हुआ तो उसी के अंदर क्या पाई जा रही थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जा रही थी। प्रोकैरियोटिक का मतलब अविकसित कोशिका थी। अविकसित इसलिए थी क्योंकि ये जो जीव हैं, ये पूरी तरीके से विकसित नहीं थे। जब विकसित नहीं थे तो इसीलिए इन्हें कहा गया अविकसित कोशिका या प्रोकैरियोटिक। यानी कि अभी के पहले वाली कोशिका, सबसे पहले कौन सी कोशिकाएं थी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी। अब बात करते हैं, प्रारंभिक शब्द लिखा। प्रारंभिक का मतलब क्या होता है? पहला। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो कोशिका आया था वो कौन सा था? प्रोकैरियोटिक कोशिका था, जिसे हमने क्या कहा? अविकसित कोशिका कहा, जिसे हमने क्या कह दिया? प्रारंभिक कोशिका भी कह दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि विकसित कोशिका। विकसित कोशिका का मतलब ये कोशिका क्या होगी? पूरी तरीके से क्या हो? विकसित हो। क्या हो? पूरी तरीके से विकसित हो। ये कोशिका क्या होगी? पूरी तरीके से विकसित होगी। इसमें क्या होगा? संपूर्ण संरचना का क्या होगा? भाव होगा। यानी कि सभी के सभी कोशिकांग इसमें क्या होंगे? आपके उपस्थित रहेंगे। जैसे कि कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। ठीक है, जैसे कोशिका भित्ति क्या होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है?
कोशिका झिल्ली जो होती है प्रोटीन पेप्टिनोग्लाइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो हम एक एक करके कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और कोशिका के प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। कोशिका के अध्ययन की हम पूरी जानकारी लेंगे। बात करते हैं हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक की, और प्रोकैरियोटिक के बाद हम पढ़ेंगे किसकी, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है। फिर हम बात करेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। ध्यान देंगे यूकैरियोटिक कोशिका को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक कौन सा, प्लांट सेल, एक एनिमल सेल, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। हम इसको मिटा के फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे। हमने कोशिका के दो प्रकार देखे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यानी कि प्रो का मतलब होता है पूर्व, पहले की कोशिका, या कह सकते हैं अविकसित कोशिका, या उन्हीं को कहा जाता है प्रारंभिक कोशिका। ठीक है, तो टाइप ऑफ सेल हमारा टॉपिक है, और टाइप ऑफ सेल में हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये होगी हमारी हेडिंग। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम क्या लिखेंगे, ऐसी कोशिका जिसमें कोशिकांग अविकसित हो। ऐसी कोशिका जिसमें कोशिकांग क्या होने चाहिए, अविकसित हो। यानी कि कह सकते हैं कोशिकांग का मतलब क्या होता है, कोशिका के अंग। क्या होता है, कोशिका के अंग। जैसे आपके शरीर के अंग है ना, हाथ पैर नाक कान मुंह गला फेफड़ा अमाशय छोटी आंत बड़ी आंत, ऐसे ही कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं के भी अलग अलग अंग होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, कोशिकांग अविकसित होते हैं। अभी हम आगे डायग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे किस तरीके से ये कोशिकाएं अविकसित होती हैं, या इन्हें प्रारंभिक कोशिका क्यों कहते हैं। ठीक है, ऐसी कोशिकाएं जिसमें क्या हो, कोशिकांग अविकसित हो, अतः इसमें क्या हो, इसमें कोशिका विभाजन अधिक तेजी से हो। इसमें क्या होना चाहिए, कोशिका विभाजन बहुत ही तेजी से, यानी कि जल्दी जल्दी ये क्या करेंगे, अपनी कोशिकाओं को विभाजित करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ऐसे करके चंद सेकंड में ही कई हजारों कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ये बहुत ही कम समय में ही क्या करती हैं, कई हजारों जीवों का निर्माण कर देती हैं। उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक, यानी कि अविकसित कोशिका। अब सामान्य सा उदाहरण आप देखते हैं, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें क्या होता है, ज़्यादा अंग ना हो, या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा काम ना हो, उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हों, उन्हें हम क्या करते हैं, अभी जैसे एक कमरा है, कमरे में एक कमरा इसमें बहुत ढेर सारे सामान रखें, एक कमरा इसमें केवल 1-2 सामान रखें। अब आप बताइए कि किस कमरे को खाली करने में सबसे लंबा समय लगेगा, जिसमें सामान ज़्यादा होगा, और जिसमें कम होगा उसको कम लगेगा। तो बस वही उदाहरण लेते हैं कि समझ सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका ये क्या है, एक ऐसा कमरा जिसमें क्या होता है, केवल 1 या 2 ही कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें ढेर सारे कमरे हैं, या ढेर सारे सामान रखे हैं, या ढेर सारे कोशिकांग हैं। तो जब यूकैरियोटिक कोशिका, उसमें क्या होता है, उसके अलग अलग कोशिकांगों को बनाने में बहुत लंबा समय लगता है, इसीलिए यूकैरियोटिक कोशिका को विभाजन करने में बहुत लंबे समय की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केवल 1-2 ही कोशिकांग पाए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा विकसित भी नहीं होते, बहुत छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं, कहीं के भी पड़े रहेंगे, तो वो क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी से विकसित हो जाते हैं और विभाजित भी हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है, या विभाजन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा तेजी से होता है, इसीलिए इन्हें कहा गया प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब उदाहरण लेते हैं कि उदाहरण क्या होगा इसका। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका आपकी किसमें पाई जाएंगी, अभी हमने पहले भी लिखा था क्या, जीवाणु, विषाणु, और क्या लिख सकते हैं, नीली हरी शैवाल। ये सभी क्या हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं। अब बात करते हैं कि ये जो कोशिकांग अविकसित दिया है, अविकसित का मतलब क्या होता है, या एक लाइन अगर हम यहाँ पे और जोड़ दें तो यहाँ कह सकते हैं ऐसी कोशिका जिसमें
संपूर्ण अंगों का अभाव हो। किसका अभाव हो? संपूर्ण अंगों का अभाव हो। संपूर्ण अंगों का अभाव या सभी अंगों का क्या हो? अभाव हो। उसे भी क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे इसमें क्या पाए जाएंगे? अगर इसमें हम डीएनए की बात करें, आरएनए की बात करें, कोशिका द्रव्य की बात करें, गोल्जी काय की बात करें, तो उपस्थित तो होंगे डीएनए, आरएनए, कोशिका द्रव्य भी उपस्थित होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें जितने भी कोशिकांग पाए जाएंगे वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होते, वो बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं और बहुत जल्दी से कोशिका का विभाजन कर देते हैं। अगर हम इनकी संरचना बनाएं, यहाँ पर अगर हम इनका चित्र बना के डायग्राम को बनाएं तो कुछ इस प्रकार से आपको कोशिका दिखती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? कोशिकांग सभी क्या होते हैं? अविकसित होंगे। ठीक है। जैसे अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक में क्या होते हैं? ढेर सारे कोशिकांग होते हैं और पूर्ण विकसित कोशिकांग होते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं? अविकसित कोशिकांग होंगे। ये कुछ इस तरीके की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पीछे, तो पीछे क्या निकला होगा? एक टेल, पूंछ की तरीके की संरचना होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं, जो कि क्या करता है? गमन कराने में, कोशिकाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन कराने में सहायक होता है। जैसे सांप नहीं होता, सांप क्या करता है? लहर करता है ना, ऐसे उसी तरीके से ये भी क्या करते हैं? लहर करते हुए क्या करते हैं? कोशिकाओं को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, कोशिका विभाजन आगे होता है। यहाँ पर सीलियाँ लगी होंगी, बहुत छोटी छोटी होती हैं। रोएं, जैसे आपके बाल के रोएं होते हैं ना, हाथों में जैसे रोएं हैं, बाल हैं, उसी को कहते हैं हम क्या? इन्हें हम क्या कहेंगे? सीलिया। ये जो छोटी छोटी संरचनाएं दिखती हैं, इसे ही आप क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। ये क्या होती है? सीलिया होती है। इन्हें हम पीली भी कहते हैं, पीली। ठीक है। अगर हम इसके कोशिकांग की बात करें, इसके अंदर जो कोशिकांग होते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की संरचना दिखेगी आपको, क्रोमैटिन तंतु की तरीके की संरचना दिखेगी। जैसे कि आप यूकैरियोटिक कोशिका में हम आगे आपको दिखाएंगे क्या होता है क्रोमैटिन तंतु, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या कहते हैं हम इन्हें? इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? डीएनए भी कह सकते हैं। यानी कि अगर कोशिका का विभाजन हो रहा है तो डीएनए ही क्या करेगा? कोशिका को विभाजन करके आनुवंशिक लक्षणों को देगा। यानी कि पिछले कोशिका में जो लक्षण हुआ करते थे वही आने वाले आगे कोशिकाओं में भी वही लक्षण रहेंगे। ये काम कौन करेगा? डीएनए करेगा। इसमें अगर कोशिका विभाजन होगा तो ऊर्जा भी चाहिए, और ऊर्जा चाहने के लिए क्या होना चाहिए? प्रोटीन का निर्माण होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? हम यहाँ पर लिख दें राइबोसोम। ये क्या होते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन को बनाने का काम किसका होता है? राइबोसोम का होता है। ये बाहरी लेयर होती है। ये जो ऊपर वाली है इसे हम कहते हैं आंतरिक परत, आंतरिक झिल्ली कह सकते हैं इसे हम, और इसे हम क्या कहेंगे? बाह्य झिल्ली या बाह्य परत कह सकते हैं। ठीक है। और ये जो बाह्य परत बनी होती है, ये बनी किसकी होती है? ये दोनों बने होते हैं अमीनो अम्ल के, अमीनो अम्ल के बने होते हैं। ये जो होते हैं अमीनो अम्ल के बने होते हैं। अगर हम इन दोनों कवर को देखें, अगर हम इन दोनों परत को उठा करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिखेंगे? यहाँ पर वीडियो आपका कट रहा है, हम इसको रिमूव करके इस साइड लिखते हैं। अगर हमने कहा यहाँ पर ये लेयर होती, एक होती आंतरिक परत, एक होती है बाह्य परत, दोनों को मिलाएं तो दोनों को मिला करके हम क्या नाम देंगे इन्हें? इन्हें हम कहेंगे क्या? ये क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? ये कोशिका भित्ति होती है। जैसे आप प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप यूकैरियोटिक कोशिका को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी क्या दिखेगी? कोशिका भित्ति दिखेगी। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सेल वॉल कहते हैं। ठीक है। हमने क्या देखा? न्यूक्लियोटाइड यानी कि डीएनए को देखा, राइबोसोम को देखा, सीलिया देखा, फ्लैजेला देखा, कोशिका भित्ति देखा, जिसे हमने क्या नाम दिया है? हमने इसमें कहा ये क्या होते हैं? सेल वॉल हुआ करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम साइटोप्लाज्म भी दिखा दें आपको, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, या इसी को हम नाम देते हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, या इसी को हम कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, जो कि क्या करता है? कोशिकाओं को फुला कर रखता है, एक निश्चित संरचना को देता है कोशिका के,
वो कौन करता है? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, या इसी को हम क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कहते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर बहुत अधिक कोशिकांग नहीं पाए जा रहे हैं, केवल कुछ ही कोशिकांग हैं, वो भी पूरी तरीके से अविकसित हैं। अगर आप यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका को हम छोटा सा बना के दिखाएं, अगर यूकैरियोटिक कोशिका को बिल्कुल ये इस तरीके से यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें बीच में केंद्रक पाया जाएगा, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाए जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड। लेकिन यहाँ पर केंद्रक की कोई संरचना आपको नहीं दिख रही है। यहाँ पर कोशिका के अंदर क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए है, बिल्कुल ऐसे ही कोशिका द्रव्य या जीवद्रव्य में फैले हुए हैं। इनकी कोई निश्चित संरचना आपको नहीं देखने को मिल रही है, इसीलिए हम इनको क्या कह देते हैं? इन्हीं को तो हम कहते हैं क्या कि ये क्या है? अविकसित कोशिका है, क्योंकि क्या है? ये पूरी तरीके से विकसित नहीं, इसमें कोशिकांगों का अभाव है। ठीक है, जैसे अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कायल, लाइसोसोम, अंतःपर्दे जालिका, सभी के सभी कोशिकांग कहाँ पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में इतने कोशिकांग नहीं होते। अब आप समझिए बात को कि अगर इतने कम कोशिकांग हैं तो इनसे क्या करना है? इसी तरीके से अगर एक नए कोशिका को बनाना तो कितना समय लगेगा? बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि इसमें कोशिकांग कम पाए जाएंगे। जब कोशिका के अंग कम हैं तो क्या करेंगे? जल्दी जल्दी क्या करेंगे? विभाजित करके ढेर सारी कोशिकाओं को बना देंगे। लेकिन वहीं पर अगर यूकैरियोटिक कोशिका को देखें तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? विभाजन करने की क्षमता बहुत धीरे धीरे होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोशिका है, एक अलग अंग, ढेर सारे अंग कहाँ पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक कोशिका में। तब इसे एक नई कोशिका को बनाने के लिए एक अंग बनाएगा, दो बनाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ढेर सारे अंगों को बनाने में बहुत लंबा समय लगेगा, तभी तो जाकर के यूकैरियोटिक कोशिका बनेगी, यानी कि बहुत लंबा समय लगेगा। इसीलिए तो कोशिका विभाजन की क्षमता क्या होती है? बहुत धीरे धीरे होती है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? कोशिका विभाजन बहुत ही तेजी से हो जाता है। लिखा है ना यहाँ पर, इसमें कोशिका विभाजन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा तेजी से होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे? आगे वीडियो में हम यूकैरियोटिक कोशिका को पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ पे आपका होता है समाप्त। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे प्रश्न को पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख लेंगे, इसमें जितने भी कोशिकाओं को बताया, ये सभी कोशिकाएं क्या करते हैं? सबके अलग अलग कार्य हैं। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को देगा, कोशिका द्रव्य क्या करता है? ये कोशिका को फुला कर रखता है, एक निश्चित संरचना देगा। जैसे आपके शरीर में ब्लड होता है ना, रक्त, वैसे ये भी क्या करता है? रक्त की तरीके से कह सकते हैं काम करता है। सीलिया फ्लैजिला क्या करते हैं? कोशिका को गमन करने में सहायक है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको हमारी मुलाकात यहीं तक। इसके बाद हम क्या करेंगे? आगे की वीडियो में मिलेंगे आपको यूकैरियोटिक कोशिका में। धन्यवाद।